औरत तो वैसी है, औरत ये सोचती है, औरत आगे ममता के आगे कोई चीज नहीं। अरे वो ममता ही होती है, बाप का कोई चीज नहीं होती। अरे बाप के भी तो कुछ फराइज है नहीं। माँ के ऊपर इस कदर एक औरत को 50 बरस से, हजारों बरस से ये उसके दिमाग में कीड़े ठोकी जा रही है कि तू यूं सोचती है, तू यूं रिएक्ट करती है, तू यूं नेक है और तू पारसा है। एक तो पारसाई की औरत से मुझे बड़ी चिड़। मर्द पारसा नहीं होता, औरत क्यों पारसा होती है साहब? मर्द के लिए तो जितनी औरतों से दिलचस्पी मिले वो उसकी शान बढ़ती है, और औरत की जिल्लत होती है। उसी बात ये किसने उसूल बनाए, मैंने उन उसूल को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन उसमें उरियानी अगर आ गई कहीं तो उरियानी दुनिया की ही है और मेरे माल की थी, जो मैंने आसपास देखी और मैंने बगैर सोचे समझे उसको जिस तरह देखा। मैं शायद कुछ हर लिखने वाला फोटोग्राफर भी होता है तो मैंने फोटोग्राफी भी की है। मैंने तखय्युल से बहुत कम लिखा है, मैंने बना के सजा के बहुत कम लिखा है। मैंने बिल्कुल खुर्रा सीधा नहीं। आपने एक बात के दीवाचे में खासतौर पर जो तरकपसंद तहरीक के ज़रिए असर जो नया अदब लिखा गया और उस पर फहाशी और जिन्स निगारी का जो इल्जाम लगाया गया था, गालिबन उसकी वजह कुछ कहानियां थी। आपकी बड़ी मशहूर कहानी लिहाफ, मंटो का अफसाना ठंडा गोश्त। तो इस किस्म के कहानियां बहुत लिखी गई हैं, तो आपने उसकी वजाहत भी की और ये कहा कि अगर गुस्ले आफ्ताब के लिए जिस्म के किसी हिस्से को खोलना पड़ जाए तो उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। और कस्दन मैंने जान के सिर्फ इसलिए कि दो मकसद खोला, मैंने नहीं खोला। आप उस कहानी को लिहाफ को देखिए, उसमें जो मैंने पर्दे हटाए उससे ज्यादा गलीज पर्दे पड़े हुए हैं, जिंदगियों पे पड़े हुए हैं, और वो कितनी डिस्टॉर्ट हो रही है जिंदगी, कितनी टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है। एक औरत मजबूर होती है और चारों तरफ से घुटती है तो वो कौन सा रास्ता तैयार करती है। मेरे ख्याल में तो कोठे में बैठने वाली उससे ज्यादा खुशनसीब है, जैसी कि मेरी लिहाफ की हीरोइन है, वो ज्यादा बदनसीब है। तो एक रंडी उससे ज्यादा खुशनसीब है, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि वो कुदरत के तकाजों को पूरा करती है। ये कुदरत के तकाजों से दूर हट के और वहशियाना और गैर इंसानी रास्तों पर जाती है औरतें। तो उससे पहले शायद कोई कहानी ऐसी नहीं लिखी गई थी, और इस कहानी ने मुझे बहुत गालियां सुनवाई, बड़ी लेदे हुई। मैं सहम के बैठ गई थी, मेरे पास खत आते थे लोगों के गालियों भरे हुए, शुरू से लेके इतनी मोटी मोटी गालियां जिनके मायने भी मुझे नहीं मालूम थे। वो खत आते थे, मैं बहुत जिंदगी सहम गई थी। आपने जिनसी हकीकत निगारी के बाद समाजी हकीकत निगारी को भी अपनाया, और आपके अफसाने का ये सफ़र आपकी फिक्री इर्तिका का भी पता देता है, जिसके तहत आपने दो हाथ और हिंदुस्तान छोड़ दो जैसी कहानियां लिखी। तो इस सफ़र के बारे में और ये जो तब्दीली आपके यहाँ बाद की कहानियों में आई, खुद आपकी अपनी राय क्या है? मैं जिस महल में रहती थी मैं उस महल के बारे में लिखती थी। सबसे पहले मैंने अपने घर में चारों तरफ अपने कमरे में बैठ के लिखना शुरू किया था, तो नौकर चाकर महल्ले वाले इन लोगों के बारे में लिखती थी। फिर मैं बम्बई गई, बम्बई जाके मुझे कुछ और फैली हुई जिंदगी, कुछ काम करने वाले लोग, टीचर और मजदूरों, इनसे भी मेरा वास्ता पड़ा, तो मैंने कुछ उनको समझना शुरू किया, उनके बारे में लिखना शुरू किया। और जिस जमाने में ये तरक्की पसंद अदब लिखा जा रहा था और नारेबाजी हो रही थी, मैंने बड़े जोर का नारा लगाया और मुझे कोई शर्म उसमें नहीं आती। मैंने वक्त के तकाजे को पूरा किया, वक्ती मैंने अदब लिखा, जो कुछ भी लिखा, जो मैं वक्त के धारे के साथ चलना बहुत जरूरी समझती हूँ, चाहे वो मकसदी अदब हो, चाहे गैर मकसदी अदब हो, चाहे वक्ती हो। और मैंने उसके साथ बड़े जोश के साथ मैंने इस तरह की तरीके पर सोचना शुरू किया और उसी के मुताबिक कहानियाँ लिखनी शुरू की। उसके बाद ये कुछ ठंडा पड़ गया और मैं फिल्म लाइन में बहुत ज्यादा घिर गई, तो मैंने फिल्म लाइन के ऊपर लिखनी शुरू की कहानियाँ। मेरी आखिरी नॉवेल भी फिल्म लाइन पे ही है। मैंने पहले घर के माहौल पे लिखा, फिर जरा बीच में आई और अब फिर उसके बाद फिल्म लाइन से लिखा। मेरा फिल्म लाइन से भी जी घबरा गया, मैं समझ नहीं आता मैं किस मैदान में जाऊँ। जिस तरह शायरी में तरकपसंद तहरीक के ज़रिए असर जो तख्लीक हुआ अदब, उसका एक बड़ा हिस्सा आज लोग कबूल नहीं करते, खुद हमारे नक्काद। क्या आप समझते हैं कि अफसानों में भी एक हिस्सा ऐसा है कि जिसे रद्द किया जा सकता है?
पता नहीं, मैंने कभी कोई नारा नहीं मारा, मैंने कभी स्टालिन का नाम नहीं लिखा, मैंने कभी रूस का नाम नहीं लिखा, मैंने अपनी कहानियों में कोई बातें ऐसी नहीं कर दी जिस पर मैं पछताऊं। मैंने अपना एक लफ्ज भी मैं वापस लेने को की जरूरत नहीं महसूस की, और जो मैंने वक्त के पे लिख दिया वो मैंने लिख दिया, और वो उसकी सजा, उसका इनाम मेरा है, और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। फिल्म की दुनिया से आपका रिश्ता अदब की तरह काफी गहरा रहा है, तो आपने कई कहानियां लिखी फिल्म के लिए, आरसू, जिद्दी और सोने की चिड़िया जैसी कहानियां। कभी कभी ये सवाल जहन में आता है कि जो हमारे बहुत अच्छे कामयाब अफसाने निगार हैं या नावल निगार हैं, वो फिल्म में कामयाब क्यों नहीं हो पाते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिल्म में वो दिन ब दिन कहानियां कहानियां नहीं है, वो बाहर की कोई कहानी ले लेते हैं, बाहर का कोई पिक्चर ले लेते हैं और उसको हिंदुस्तानी जामा पहना देते हैं। उसके लिए कोई अदीब इतना तो नहीं गिर गया है कि वो ये करने लग जाए कि इरबला डोश का मनोरंजन बनाने बैठे, और ना उन्हें उसकी जरूरत है, उसको पैसे वैसे देने जाना पड़ेंगे, किसी उमेशी से वो काम कर ले सकते हैं, तो वो क्यों ना ले लें। वो ऐसे किसी से डायलॉग लिखवा लेते हैं, किसी से मदरनामा लिखा लेते हैं, खुद बैठ जाते हैं, और बढ़ई का काम है ये सब, ठोक पीट के कर लेते हैं। उन्हें किसी अदीब के नाम की क्या जरूरत है? बिल्कुल कतई जरूरत नहीं, ना उन्हें दिलचस्पी, ना वो जाने, ना वो पढ़े, और ये काम बड़े अदीब से इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता, तो बड़ी हाजिरियां देनी पड़ती हैं उनके, दिन भर आप बैठे रहिए। तो छोटे छोटे लिखने वाले बहुत से बैठे रहते हैं, वो ये काम किया करते हैं, नाम किसी एक का दे दिया जाता है। ये बड़ी धोखे की चीज है फिल्म लाइन। अगर अदीबों में खुद फिल्म साजी का रुझान परवरिश पाता तो बड़ी हद तक मेरा ख्याल है कि कमर्शियल फिल्में जो बन रही हैं और उनमें आर्टिस्टिक एलिमेंट्स नहीं हैं, उन पर काबू पाने की कोशिश की जा सकती थी। बड़ा मुश्किल काम है ये प्रोडक्शन का, इस कदर भाग दौड़ करनी पड़ती है, इस कदर के आमतौर पे जिन लोगों ने ये कोशिश की वो या तो हार्ट फेलियर से मरे या बिस्तर मर पे लेटे हुए। मैं फिर आपसे आपकी कहानियों के बारे में, और खासतौर पर आपकी हमअसर कहानी जो थी, और 36 और 47 के दरमियान का एक वक्फा उर्दू अफसाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि उसमें बहुत अच्छे अफसाने लिखे गए, और ऐसे अफसाने के जिनको मगरबी अफसानों के सामने रखा जा सकता है। और 47 के बाद उर्दू अफसानों में खास तौर पर उन लोगों में कि जिन्होंने 35 और 47 के दरमियान लिखा था, वो थक गए थे। खुदा आपकी अपनी राय क्या है? पढ़ने वाले थक गए थे, वो आदी हो चुके थे, वो शौक लग के उनको शौक प्रूफ हो गए थे, और जितने शौक हम लगा सकते थे वो हमने उन्हें लगा दिए थे। और उन्होंने कहानी को कभी टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा कि कहानियां, मैंने उसके बाद मेरे ख्याल में मैंने 47 के बाद अच्छी कहानियां लिखी है, रियल कहानियां जो डेप्थ है जिनमें मेरी, मसलन नन्ही की नानी है, चौथी का जोड़ा है, एक है जहर का प्याला है, मेरी आया की कहानी है, चा बड़े हैं, चाचा बड़े हैं, बच्चों भी है। बहुत सी कहानियां मैंने जो लिखी उनमें बड़ी डेप्थ, मेरी वो बचपन की कहानियां थी, उनमें खिलंद्रापन था, उनमें कहते थे, चहचहे थे, शरारत थी। वो मैंने पता नहीं, मैं तो अपनी जिंदगी के साथ चली, मैं जो मेरे पर जो बीतती आई है जहनी तौर पर, जिस सोचने का तरीका है, मैंने उसी के मुताबिक लिखा है। और जब वो बचकाना कहानियां थी, उसके बाद और मैच्योर हुई हैं, उसके बाद मैंने बहुत गहरी कहानियां लिखी हैं जो दिल को छूती हैं। जरा सी बात है, मसलन एक मेरी कहानी, एक सिख लड़का है, वो एक लड़की से मोहब्बत करता है, अजीब किस्म की उनकी मोहब्बत है, उसकी शादी हो जाती है, उसका मियाँ बहुत मारा करता है उसे, रोज वो दुख से सहता है, और बहुत ही छोटा सा लड़का है, कमजोर सा, दुबला पतला सिख बच्चा है, और वो रोज चीखों की आवाज सुनता है, और वो प्यारे की इसका, और मुमकिन है एक बड़ी बहन के तौर पर मैंने उन्हें मुतासिर किया, तो मुझे भी लोगों ने मुतासिर, मैंने जन्म तो नहीं लिया इन चीजों के साथ, दिमाग के साथ। वैसे कहानी की फॉर्म में किससे मुतासिर रही? मैं चेखोव से बहुत मुतासिर हूँ। कहानी को मैं चेखोव को कुरान की तरह पढ़ती हूँ, मगर मैं उसे ऐसे पढ़ती हूँ, हर साल पढ़ती हूँ, अब भी दोहराती हूँ। तो मुझे बर्नार्ड शॉ के डायलॉग से मुझे बहुत ज्यादा, के जमाने में मेरी चिड़ थी कॉलेज में, बर्नार्ड शॉ मुझे कहते थे क्योंकि मैंने इतना पढ़ा था। ड्रामे में जो आपने खासतौर पर जो ड्रामे लिखे, उनकी लैंग्वेज के बारे में तो कहा जाता है कि शाह का जो तंज है वो आपके यहाँ बड़ा खासतौर पर। बिल्कुल मुझे फख्र है इस बात पे। लोगों को शायद ये होता होगा कि मेरी जीनियसपन पे कम शाह पड़ेगी, मगर नहीं, मैं तो समझती हूँ कि शाह ने मुझे बहुत सिखाया बोलने का। कुछ मेरे खानदान भी जरा बातूनी है,
तो इस तरह के वो जुमले तो मेरे लोगों के मैंने होठों से लिए हैं, लेकिन उसमें जो सोचने का तरीका है वो शौक से लिया है मैंने। और इत्तेफाक से वो टकरा गए, डायलॉग भी कुछ टकरा गए हैं, लेकिन सिर्फ सोचने का अंदाज लिया इंग्लिश जबान। और खास तौर पर उसके बारे में आपकी राय क्या है? नहीं, जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरे बुजुर्गों ने वाकई बहुत अच्छी चीजें भी लिख रहे हैं और बात उलझे हुए हैं, अपने जमाने की उनकी उलझने हैं, हमारे और उनके जमाने में गैप है। मैं तो उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं पहले राय देने से पहले मैं उन्हें समझ लेना चाहती हूँ कि वो क्यों लिख रहे हैं ऐसा। मतलब आजकल का एक लड़का, एक किसी ने कहानी लिखी, उसमें उसने ये लिखा कि एक लड़की है, खिड़की में खड़ी है और एक लाश पड़ी है, ये उसका लवर है कि उसका शौहर है। वहां से मोटर बैठती है, रवाना होती है, तो कैंपस में जाके देखती है तो एक लाश पड़ी है लड़की की, रेप की हुई या कुछ बुरी हालत में, और उसके पास उसका चमड़े का बटुआ पड़ा है और ये लड़की उसे, उसकी आंखें फटी हुई हैं, लड़की उसे देखती है और अपनी आंखों में नाखून गोद लेती है। ये क्या चीज है? ये कि अपनी सेल्फ टॉर्चर। बच्चा आजकल का चिढ़ के बेबस है और किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम तो कम से कम चिढ़ा लेते, तब तो कोई चिढ़ता भी नहीं। हम कम से कम जी जला लेते, हम ओरियाने की बातें करके भड़का लेते लोगों को, लेकिन आज तो कोई भड़कता ही नहीं है, तो कोई सुनता नहीं है लोगों की। तो ये सेल्फ टॉर्चर में सुसाइडल इनकी मेंटेलिटी होगी। तो आज के लड़के की प्रॉब्लम है कि वो बड़ा बेबस है और आज तो क्या करता है, वो अपनी आंखों में उंगलियां डालता है। आज वो क्या करता है, उठ के अपनी लाइब्रेरी जलाता है, अपने फर्नीचर जलाता है, अपने कॉलेज को आग लगाता है। तो ये वो गुजर रहा है इस दौर से, उस पर बीत रही है और उसी का इजहार उसके अफसानों और उसके शेरों में, उसके शेरों में है। वो गुस्सा झुल्ला, वो अकेला भीड़ में भी खड़ा है और अकेला महसूस करता है। और इसको कुछ लोग ऐसे भी हैं बोगस लिखने वाले जो कि फैशन में लिख रहे हैं, लेकिन कुछ वाकई गहराई से लिखने वाले। मुझे कहानियां बहुत कम याद है, लिखने वाले बहुत, उनको कनेक्ट करना अभी नहीं आया है कि उनका एक कहानी को बता दूं कि ये फलां शख्स की लिखी हुई है। नए लोग आप इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रकाश हैं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, आपने बलाज मेहरा हैं, इब्नुल हसन हैं, शायर ज्यादा पैदा हुए हैं, अनवर सज्जाद हैं, शायर तो जी हाँ हर दौर में ज्यादा रहेंगे अफसाने निगारों के मुकाबले। तो ये लड़के हैं, लिख रहे हैं और हिम्मत से लिख रहे हैं। और बड़ी इनकी एक वही बात है कि इनको ये पढ़ने को नहीं मिलते आसानी से, क्योंकि ये जिन रिसालों में छपते हैं वो पाबंदी से नहीं छपते, वो बड़ी जल्दी बंद हो जाते हैं जी। इसलिए भी इनको बड़ी दिक्कत है। उर्दू का सवाल के वक्त ये उभर रहे हैं। उर्दू जुबान तो दोनों ही मुल्कों में मुश्तरक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, दोनों से निकाली जा रही है। सुना पाकिस्तान से भी इसको देश निकाला मिल रहा है। आपने वहाँ भी काफी लिखा है और आपकी किताबें भी वहाँ शाये हुई। अब जबकि वहाँ और हमारे और उनके दरमियान कोई ऐसा राबता मवासलाती नहीं रहा है, तो एक अदीब और एक शायर की हैसियत से आप कैसा महसूस करते हैं? बड़ी घुटन महसूस होती है मुझे। कितनी ही दीवारें आप बना दीजिए, कितनी ही पाबंदियां कर दीजिए, कितनी रास्ते बंद कर दीजिए, मगर जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिश्ता है वो नहीं खत्म होगा, वो नहीं टूटे। एक ज़हनी रिश्ता है, जिस्मानी रिश्ता शायद कुछ दिन बाद खून का रिश्ता पतला पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए, लेकिन एक ज़हनी रिश्ता है जो बराबर किसी न किसी तरह के वहाँ के यहाँ के लोग कायम किए हुए हैं। वही जैसे आपने बताया कुवैत के रास्ते से और अल्जीरिया के रास्ते से और कहीं से टर्की के रास्ते से एक दूसरे तक पहुंचने की कोशिश करते रहते हैं। पॉलिटिशियन क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं इससे उनको कोई वास्ता नहीं। ये इतने हम एक जगह रहे हैं, एक जगह पैदा हुए हैं, दो हिस्सों में बांट दिए हैं, लेकिन अभी हमारे दिल नहीं बटे। और मेरी तो पाकिस्तान की जो एक चीज भी मिल जाती तो मैंने उसको तबरुक की तरह उठा के रख लिए। पहले तो रिसाले मिल जाते थे नकुश वगैरह के, लेकिन जिस दिन से ये रास्ता बंद हुआ और पाबंदी लगी है उस दिन से मैंने सब उठा के लोहे की अलमारी में बंद करके चाबी खो दी है और उन्हें कभी नहीं निकालूंगी कि फिर कहाँ देखने को मिलेंगे। खुदा करे ये दरवाजे खुल जाए मेरी जिंदगी में, और जो 25-25 बरस से जिनको नहीं देखा उनकी शक्ल तो एक दफा देख ले इस जन्म में। आपने तिहरी लकीर के बाद कुछ नॉवेल लिखे, मेरा ख्याल है कि आपको जो इस वक्त सुन रहे होंगे लोग बहुत से, चूँकि पाकिस्तान में भी हमारे सामीन हैं, वो आपकी ताज़ा तरीन अदबी सरगर्मियों के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे।
میں نے اس کے بعد ایک سب سے پہلے تو میں نے وہ لکھی تھی اپنی زندگی، پھر اس کے بعد میں نے ٹیڑھی لکیر بڑے اطمینان سے جی بھر کے لکھی. ایک دل کی دنیا اتنی سی پتلی سی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن مجھے ٹیڑھی لکیر سے زیادہ اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ میرے اپنے خاندان کے بارے میں ہے. میں نے جو کچھ بھی اپنے خاندان کے بارے میں لکھا بڑے جی سے لکھا ہے. جب میں اپنے خاندان کے بارے میں لکھتی ہوں مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مرے نہیں ہیں، وہ سب زندہ ہیں. میرے 6 بھائی زندہ ہیں، میری 4 بہنیں زندہ ہیں. تو اس دنیا میں جا کے میں نے وہ لکھا ہے. وہ اس ناول کو بہت پتلی سی ناول ہے. اور جنگ کبوتر ہے، باندی ہے، اور اس کے بعد یہ ابھی میں نے ایک عجیب آدمی، ایک فلم کے ڈائریکٹر کی لائف کے ٹریجڈی کے اوپر، اس کی الجھنوں، پریشانیوں اور بندشوں کے اوپر ایک ناول لکھا ہے جو کہ کافی مقبول ہوا ہے. جی، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اب تک جو کہانیاں اور جو ناول آپ نے لکھے ان سے عمر میں آپ مطمئن ہیں؟ یہ تو چاہتا ہے یہ ایک عمر اور ملے اس کو پھر سے لکھا جائے. اور بہت لکھنا اتنا دلچسپ مسئلہ ہے کہ میں نے تو بڑی بڑے دکھ، بڑی بڑی تکلیفیں ایسی آسانی سے گزار دی. میں کبھی بور ہی نہیں ہوتی. جب میں بور ہوتی ہوں میں قلم اٹھا لیتی ہوں. میں جس دنیا میں جیتا ہوں اس وقت مجھے اپنا خدا کا سب مرتبہ معلوم ہوتا ہے. میں جی چاہے جس کو زندہ رکھوں، جس کو مار دوں، جس کا کچھ کروں. بہت ہی دلچسپ طریقہ. میں کہتی ہوں انسان کی ہر ایک کو میں یہ کہتی ہوں جی گھبرائے، پریشانی ہو، کوئی غم پہنچے، فوراً قلم اٹھاؤ. میرے پاس اتنا لکھا ہوا کوڑا رکھا ہوا ہے جس میں نے چھپایا نہیں، وہ چھپاؤں گی. ایک منٹ کے لیے میں نے وہ لکھا ہے. میں نے بڑا انجوائے کیا. جی جاتا ہے فرصت ملے، کمانے کی فکر نہ رہے اور اس کے لیے میں فلموں میں کام کرنے کو مجبور نہ ہوں، مجھے چھٹی ملے اور میں ایک بڑی خوبصورت ناول جا کے گاؤں کے بارے میں لکھوں. ان عورتوں کو اور مردوں کو یہ جو ہے یہ اجنبی ہے بھی میرے بہت سے. جی شکریہ اسمت ستائے صاحب، آپ نے اس مختصر سی ملاقات میں اپنے بارے میں، اپنے افسانے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا. اور یقین ہے کہ جو آپ کے افسانوں سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں آپ کی بات چیت اور آپ کی بتائی ہوئی باتوں سے شکریہ. پھر سنیے اس پروگرام میں ابھی آپ نے محترمہ عصمت چغتائی سے ملاقات کی. یہ ملاقات کرا رہے تھے زبیر رضوی. میڈیم اور شارٹ ویو پر یہ آل انڈیا ریڈیو کی